चलिए, जय हिंद। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी कैसे चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही होगी ना। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले वह शब्द बोलेंगे कि झूठ कभी नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलने के वजह से आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी स्थापित कर लेंगे ना, तो वो जब आपके वह झूठ पकड़ा जाएगा तो उसे विनाश होने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए एक चीजों का ख्याल आपको अवश्य रखना अपने जीवन में कि झूठ का सहारा लेकर के एक बहुत बड़ी साम्राज्य भी हम जो बनाए हैं तो वह एक बालू की रेत की तरह है कि कब ऐसी आंधी आएगी और वह समाप्त हो जाएगा। आसपास में घटित होने वाले जितने भी सभी घटनाएं से अगर ऐसा हम कुछ कुछ चीजों को सीखने का प्रयास अगर करें तो ऐसे चीज मिलते हैं सीखने के लिए हमें कि ज्यादा कुछ झूठ बोलने से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अभी हम झूठ बोल करके आए बाएं चकराए आए हैं और क्लास शुरू करने से पहले बहुत सारे झूठ बोल दिए, ये बोल दे वो बोल दे। चलिए, एक बहुत बड़ी चैनल हमारा खड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य समाप्त खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक घटना अगर यूं ऐसे ही अगर कुछ छोटा सा भी अगर गलती कहीं हुआ तो यूं आपके मतलब हमारे आंख के सामने ही हमारा साम्राज्य विनाश होते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? एकदम बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जो चीज की आप तैयारी कर रहे हैं अगर लगता है कि उसका रिजल्ट हम दे पाएंगे तभी उसकी तैयारी कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपसे होने वाला है तभी वो काम कीजिए, अन्यथा अगर नहीं होने वाला है तो जो आपकी इच्छा है वह काम कीजिए आप जा करके। ना कि आप अपने उम्र को बर्बाद मत कीजिए। लगे हुए हैं से अच्छा है कि छोड़ करके कुछ और कर लें, वह अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो बाकी आज जो इस क्लास में हम चर्च करने वाले हैं वो बिहार के कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं, आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं, अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम करना शुरू किए थे, जो कि पार्ट 1 वीडियो हम इससे पहले बनाए थे जिसमें मात्र 20 प्रश्न ही हम कंप्लीट किए थे। क्यों? क्योंकि हम हमें ऐसा लगा था कि सिर्फ आए और प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा के आगे अगर चले जाएं तो बहुत कम समयों में हम सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न को समाप्त कर लेंगे, लेकिन उसके आसपास के बहुत सारे प्रश्नों छूट जाएगा और वह आपको इकट्ठा करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम इकट्ठा करके उस चीजों को बतला के उस चीजों को समझा के कि अगर कोई प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक प्रश्न गोलमेज संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं, तो गोलमेज से संबंधित और कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के लिए, वह इस पेज के जस्ट बाद वाले ही पेज में हम लगा दिए हैं। दूसरी चीज कि हम ये भी बोलते हैं कि इन चीजों को लिखना नहीं है। आप कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां से सभी पीडीएफ एकदम मिल जाएंगे। कुछ छुपा करके आपसे रखना नहीं है हमें, क्योंकि हम ठान लिए हैं कि झूठ का साम्राज्य खड़ा नहीं करना। जो काम अगर हमसे लग रहा है कि ये काम हमसे होगा, ये काम वास्तविक में हम ये शब्द जो बोल रहे हैं वह सत्य है, वही शब्द बोलेंगे, अन्यथा झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला हमें। ठीक है, चलिए तो आइए और अपने इस पार्ट 2 की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें भी मात्र 20 से ही प्रश्न करेंगे, लेकिन उस 20 प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर 200 प्रश्न कंप्लीट अगर लास्ट 40 मिनट में अगर नहीं हुआ तब आप हमें बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप हमें बताइए। क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन सब लोग इसे वाकिफ होंगे कि जो आधुनिक इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो उनको गोलमेज सम्मेलन अवश्य पता होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरे 1931, तीसरे गोलमेज सम्मेलन 32, मतलब 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था क्या? कुछ नहीं था। भारत में बढ़ते क्रांतिकारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में 3 बार बैठक किया। अच्छा, ये 3 बार बैठक किया क्यों किया? भाई पहली गोलमेज सम्मेलन में ही सभी कुछ को समेट लेना चाहिए था। आपके मन में सवाल ये उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बैठक को समाप्त कर देना चाहिए था, तीसरी गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए हुआ क्या कि आधुनिक इतिहास के पॉइंट्स में हम 1927-28 की घटना की बात बोलते हैं कि जब साइमन कमीशन
से शुरुआत करते हैं। वैसे अगर साइमन कमीशन के और पीछे जाएंगे तो और भी घटनाएं हैं, पर साइमन कमीशन से हम शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया भारत में, ठीक है। लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है पंजाब में, काला झंडा दिखा करके साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दिए गए, पर साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश सरकार के सामने। जिस समय साइमन कमीशन आया और हमारे यहाँ जांच हो रहा था, उस समय जब हम इसका विरोध किए तो साइमन कमीशन के अध्यक्षता जो थे सर जॉन साइमन, उन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज भी किया कि अगर आप सब लोग अपना एक संविधान बना सकते हैं। उसी समय नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। नेहरू रिपोर्ट तक की स्थिति ठीक ठाक रही। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया गया भारतीय क्रांतिकारी लोगों के द्वारा। तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि स्थिति कुछ ठीक नहीं है भारत में, इसीलिए ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड अर्थात लंदन में बैठक बुलाया गया, जिसे हम सब गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। उस गोलमेज सम्मेलन में भी उस समय के हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों को वहां बुलाया गया। जैसे उस समय महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, इन सभी को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको बुलाया गया लंदन 1930 ईस्वी में। लेकिन 1930 ईस्वी में कांग्रेस के एक भी लोग नहीं पहुंचे, तो सम्मेलन तो यूं ही विफल हो गया। फिर महात्मा गांधी की कुछ मांगे थी, कहानी काफी लंबा ना जाए इसलिए हम शॉर्ट में उसको बोल करके निकल रहे हैं कि ताकि 3 गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ा। मांगे थी, वह मांगे जब पूरा किया गया तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब 1931 ईस्वी में हुआ तो महात्मा गांधी लंदन गए। उसी समय की बात हम पिछली क्लास में भी बताए थे कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देखा लाठी और धोती पे पहुंचे हैं, तो उस समय उनको अर्धनंगा फकीर बोला। तो ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, ठीक है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंचते हैं वहां, लेकिन वहां विवाद हो जाता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। मतलब विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, तो ये जाति, क्योंकि भीमराव अंबेडकर निर्वाचन के क्षेत्रों में मतलब अलग ही मांग रख रहे थे SC ST के लिए। इन्हीं सब चीजों की वजह से जब विवाद खड़ा हुआ तो गांधी जी रातों रात मतलब उस बैठक के अगले बार ही भारत चले आए। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन भी विफल हो गया, कुछ निर्णय नहीं हो पाया। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने तीसरी गोलमेज सम्मेलन भी 1932 ईस्वी में किया। इसलिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1932 ईस्वी में। यह प्रश्न क्या पूछ रहा कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपको आंसर अवश्य पता होगा, चतुर्थ तो काट ही दीजिए, चौथा गोलमेज सम्मेलन हुआ नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई नहीं थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी भाग लिए थे। देखिए, ये प्रश्न से ही संबंधित हम 2 प्रश्न भी आपको बतलाने वाले हैं। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर प्रश्न स्पेशल पूछ दिया जाए, सरोजिनी नायडू कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू भाग लिए थे। तो इसका आंसर तो यूं ही क्लियर हो गया, 21 का 3 नंबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के ओर से महात्मा गांधी क्या लिए थे? भाग लिए थे। यहां देख लीजिए, यहां हम सिर्फ एक छोटा सा लगा दिए और इसको रिपीट हम आपको करवा दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 और तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932, अर्थात 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32। अवश्य आपके दिमाग में यह बातें सेटअप हो गया होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी थे, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा। निम्नलिखित में से कौन से उग्रपंथी नहीं थे? अब बताओ, उग्रपंथी बोले तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो उग्रपंथी नहीं, मतलब गरम दल के व्यक्ति नहीं है? आपको नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो गरम दल में हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नरम दल में हैं। जैसे इतिहास में उनको इसलिए बांटा गया है, गरम दल और नरम दल की बातें इसलिए कही जाती है क्योंकि कुछ लोगों जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, वह पत्र लिख करके कुछ सरकार से मांगे करेंगे। पत्र लिखेंगे, सरकार जवाब देगी ना देगी, ये सरकार की इच्छा, ब्रिटिश सरकार की इच्छा है। तो वो सब सभी लोगों को नरम दल के व्यक्ति कहे गए। और गरम दल के व्यक्ति में वह लोग शामिल थे कि जब उनसे मांग करना है तो करना है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल डेगरा, उधम सिंह, ये सब सभी जितने भी सारे व्यक्ति थे, ये सब गरम दल के व्यक्ति थे कि लड़ के लेना है सरकार से। ठीक है ना? तो इसी ये प्रश्न पूछा कौन उग्रपंथी नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उग्रपंथी नहीं थे। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी किनके विचार से प्रभावित थे? तो टॉलस्टॉय के विचार से प्रभावित थे। लेकिन प्रश्न पूछते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखी? क्या पूछा जा रहा? मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखी? देखिए, अगर ये पूछता मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो पहला ऑप्शन एकदम क्लियर था, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्या बोल दिए? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हाँ, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शायद वाइसराय थे। जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम जब 1911 ईस्वी में मुंबई से इंडिया आते हैं, उसी समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। कहाँ? मुंबई में। तो उसी समय 1911 ईस्वी में क्या होता है? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछता तो 1906 देते, पर पूछा नहीं है। ये कह रहा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखा था? कब रखा था? तो देखिए 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। अगर हम 1916 की बात करें तो लखनऊ, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो मुस्लिम लोग ने भारत विभाजन अर्थात पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किया। यहाँ देख लीजिए कुछ घटनाएं हैं, और इसीलिए तो ये क्लास जो काफी ट्रेंडिंग पकड़ते हुए जा रहा कि एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न करना जरूरी है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। 1907 में सूरत अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा 1908। मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार 1909। उस समय मार्लो सचिव थे और मिंटो वाइसराय। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए। राजधानी पहले कलकत्ता था, लेकिन 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किए गए। 1911 में 1912 में हार्डिंग बम, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय हम बता रहे हैं, तो उस समय 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। 1915 में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना, और लखनऊ में जब समझौता हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी लखनऊ समझौता में शामिल हुए थे। वहीं पर राज्य कुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं और 1917 ईस्वी में कहाँ आने की बात करते हैं? चंपारण आने की बात करते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 ईस्वी में मजदूरों के लिए आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड
होता है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोगी आंदोलन शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन समाप्त होता है। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड होते हैं। 1922 ईस्वी में जैसे ही असहयोगी आंदोलन बंद कर दिया गया, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार अभी जब डेट पे आएंगे ना तो लपेट के एकदम 1900 ईस्वी से खड़ा करेंगे और लपेट के कुल्ले डेट को यूं मंत्र की तरफ बोलते चले जाएंगे। इंतजार कीजिए आप, इंतजार कीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस हैं, एकदम है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। चलिए आ जाइए, कौन से किसके संस्थापक थे? जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। दो दिमाग में बैठा लो, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में बना, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में बना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में बना लाला हरदयाल के द्वारा। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, ये प्रश्न भी रिपीट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। इस तरीके से कुछ संस्थापक को हमें क्या करना है? याद करना है। चलिए 25 नंबर में आइए। वीर कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मतलब वीर कुंवर सिंह कहां से भाग लिए थे? वीर कुंवर सिंह कहां से भाग लिए थे 1857 ईस्वी की क्रांति में? बिहार के जगदीशपुर। चलिए ये बात हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कि 1857 की क्रांति, क्योंकि फर्स्ट में भी रिपीट करें, जितनी बार प्रश्न पूछेगा उतना बार हम रिपीट करेंगे। दिल्ली से भाग लेने वाले 1857 की क्रांति में कौन थे? बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, आरा से वीर कुंवर सिंह, वही बिहार हो गया। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलाना अहमदुल्ला शाह और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और सबसे पहले 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहां से हुआ था? मेरठ से। इसका प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका दीजिए। 1857 की क्रांति से ही प्रश्न है, 1857 की क्रांति से ही प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछा जा रहा? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह को प्रभावित नहीं किया था? तो सबको पता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर से थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। बाकी कहां से नहीं था? तो प्रभावित तो यही ना हो गया जी, चित्तौड़ से प्रभावित नहीं था। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न बोले, क्या पार्ट 1 में जो लोग 1857 की क्रांति से कौन कौन से अंग्रेज या भारतीय लोग किस किस जगह, जैसे अंग्रेज के द्वारा विद्रोह को कुचलने का काम किया गया था और भारतीय द्वारा विद्रोह को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था, ये पार्ट 1 वीडियो में हम ऑलरेडी स्लाइड लगा करके कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पार्ट 1 देखे होंगे पार्ट 2 में उनके लिए आसान होगा। जो पार्ट 2 देख रहे हैं वो जब पार्ट 3 में पहुंचेंगे वहां भी हम रिपीट करेंगे चीजों को, लेकिन उनके लिए क्या हो जाएगा? आसान होगा। उनके लिए क्या होगा? आसान होगा, जो इधर कंप्लीट करके रखे हैं। चलिए और यहां देखिए कि कहां, तो फिर से वही चीज, जैसे देखिए, जैसे एकदम छोड़ना नहीं है। जब जय बार मिले जय बार पढ़ेंगे, जय बार मिले जय बार पढ़ेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, देखिए मुगल वंश का अंत होने वाला था ना। हम चीज को जब छोटे छोटे चीजों को बोलेंगे ना उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक याद रहेगा। मुगल वंश का अंत होने वाला था, तो उस समय मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ही था। अब बहादुर शाह जफर, तो उस समय मुगलों बहादुर शाह जफर के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इसलिए दिल्ली की बात करें बहादुर शाह जफर, कानपुर की बात करें नाना साहेब और तात्या टोपे, कानपुर की बात करें नाना साहेब और तात्या टोपे। देखिए लखनऊ बेगम हजरत महल, 3 तो ऐसे ही याद करवा दिए ना, 3 तो ऐसे ही याद करवा दिए। दिल्ली से तो मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था उस समय।
अंतिम शासक वही थे, उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। तो दिल्ली से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन हो गए? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिहार का आपको यादें है वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। झांसी के आपको यादें है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के आपको यादें है रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे थे बरेली खान बहादुर खान। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इस प्रकार अगर आप रिपीट कीजिएगा तो अवश्य आपको याद हो जाएंगे। इस प्रकार अगर आप रिपीट कीजिएगा अवश्य आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? देखिए फेबियन आंदोलन है क्या, जो पहले हम आपको बता दें। फेबियन आंदोलन है क्या, ये देख लो। फेबियन आंदोलन क्या है? जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 1884 ईस्वी में। फेबियन सिक्योरिटी इंग्लैंड में किया गया था। इस फेबियन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्यों हुआ था? तो इस आंदोलन का मुख्य कारण समाजवाद की स्थापना और धीरे धीरे शांतिपूर्वक तरीके से करना था। क्रांति या हिंसा के बजाय सुधारवादी मार्ग को अपनाया गया था। शिक्षा, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना था। कौन से आंदोलन में? फेब्रियन आंदोलन में। फेब्रियन आंदोलन में। अब सोचो कि फेब्रियन आंदोलन लंदन में हुआ। फेब्रियन आंदोलन कहाँ हुए? लंदन में हुए। अब इसके प्रस्तावक कौन है जो हमसे पूछा जा रहा? इसके प्रस्तावक कौन है जो हमसे पूछा जा रहा? तो फेब्रियन आंदोलन के प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थे? एनी बेसेंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा? काफी अच्छा प्रश्न है, पर आपको उत्तर इसका नहीं पता होगा, ये बात हमें पता है। प्रश्न पूछ रहा कामा गाटामारू क्या है? एक राजनीतिक दल है जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कामागाटारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। अब एक बात बताइए, इस जलपोत कामागाटारू का प्रश्न हमें क्यों पूछा जा रहा है और क्यों बनता है? इसका क्या कारण है? ऐतिहासिक घटना क्या हुआ था? तो देखिए कामागाटामारू क्या है? 1914 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह एक प्रकार के जलपोत अर्थात जापानी जहाज था। इस जहाज में 376 भारतीय यात्रा अर्थात अधिकांश लोग उसमें भारतीय में पंजाबी सिख थे, जो कनाडा जाने के लिए निकले थे। कनाडा सरकार ने अपने भेदभाव आव्रजन कानून के कारण उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दिया था, और ये जापान की जहाज था, ठीक है, कनाडा जा रहा था। लगभग 2 महीने तक जहाज को बंदरगाह पर रोक कर रखा गया और अंततः उसे भारत भेजा गया। इसीलिए ये कामागाटारू जो जापानी जहाज है ये फेमस है, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध की बात है, इसीलिए उसको नहीं कनाडा रोक करके रखा था। आइए अगले प्रश्न आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल क्या था? मतलब गदर, जैसे गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा भारत में किए जाते हैं ना, पर यह प्रश्न हमसे पूछा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कहां था? शुरुआत कहां से हुआ था? शुरुआत कहां से हुआ था जो बताइए? मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह उत्तरी अमेरिका से हुई थी। कहां से हुआ था? उत्तरी अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। यहां देख लीजिए आप, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इसका मुख्य आधार क्षेत्र उत्तरी अमेरिका था, अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान गदर क्रांतिकारी ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई थी। आप अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो इस प्रश्न में ही उसका मुख्य जड़ छिपा हुआ। गदर पार्टी, देखो गदर पार्टी की स्थापना उत्तरी अमेरिका में हो रहा। ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज हमें गुलाम बना करके रखा है। अगर अंग्रेज से हमें छुटकारा पाना है तो जो अंग्रेज के विरुद्ध हैं या जो अंग्रेज को साथ नहीं दे रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में, वो उसे हमें अपना दोस्त बनाना होगा। तो वो अमेरिका था।
क्योंकि अमेरिका 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। हाँ, भले ही 1914 ईस्वी की बात अगर करें, 13 की बात करें, तो वह उस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन ऐसा भी तो नहीं था कि इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था। इसलिए गदर पार्टी 1913 ईस्वी, 14 ईस्वी, 13 में तो यहां आ गया, 13 ही लीजिए, तो वह उत्तरी अमेरिका इसका मुख्य आधार क्षेत्र था। चलिए 30 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने वार्न-कूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? देखिए, वार्न-कूलर प्रेस एक्ट से संबंधित दो प्रश्न। वार्न-कूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड लिट्टन। वार्न-कूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड लिट्टन 1878 ईस्वी में। लेकिन निरस्त अर्थात रद्द किए गए रिपन के समय में 1882। दोनों प्रश्न को दिमाग में बैठाना है। वार्न-कूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन, लिट्टी खाइए ना, पहले खाएंगे तब तो कुछ होगा। तो लॉर्ड लिट्टन और रिपन में अगर कंफ्यूज हो तो लॉर्ड लिट्टन वार्न-कूलर प्रेस एक्ट के लागू होने के समय में 1878 में था, जबकि वार्न-कूलर प्रेस एक्ट जब निरस्त किया गया तो उस समय लॉर्ड रिपन थे 1882 ईस्वी में। इसलिए जब शुरू तो लिट्टी खाइए और समाप्त तरिपन, समाप्त तरिपन, समाप्त तरिपन और शुरू तो लिट्टन, शुरू तो लिट्टन। प्रश्न हमसे यही ना पूछ रहा कि निम्नलिखित में से किसने वार्न-कूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? बताइए, रिपन। वैसे इस ऑप्शन में लिट्टन नहीं है, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। अगर लिट्टन रह जाता तो कंफ्यूजन ज्यादा आप होते। इसीलिए वार्न-कूलर प्रेस एक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं कि जब शुरू किया गया तो 1878 लॉर्ड लिट्टन, जब निरस्त किया गया तो लॉर्ड रिपन। आइए अगले प्रश्न। 1931 ईस्वी में कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस समय प्रश्न पूछ रहा कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव प्रारूप निम्नलिखित में से किसने किया? अंबेडकर नहीं जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1929, 30, 31, 32 इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज्यादा था योगदान, तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अभी देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कराची अधिवेशन हुआ कब? 1931 ईस्वी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, लेकिन जो प्रस्ताव का प्रारूप था वह पटेल ने नहीं किया था। ठीक है, कौन किए थे? उनकी जो मसौदा तैयार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। किस कांग्रेस सत्र के कार्यकारी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने को अधिकार दिए गए थे? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सबको पता है महात्मा गांधी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोगी आंदोलन 20 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी, 2 खंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन है महात्मा गांधी का। प्रश्न पूछ दे महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन तो चंपारण लेना है, मतलब भारत में तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही जा रही है तो 1930 में शुरू हुआ, लेकिन इसका जो प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, इस अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया था। इसलिए इसका आंसर लाहौर में होंगे। चलिए यहां आ जाइए। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में होता है। हम पहले ही आपको बताएं कि जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। प्रश्न पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का बैठक कहां हुआ था? लाहौर में हुए थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का बैठक लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने की बात कही जाती है। और 12 मार्च, कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया? डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न को घुमा के आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से किए थे? तो दांडी यात्रा से किए थे। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। कब हुआ था? 12 मार्च
मार्च, 12 मार्च, और 24 दिन तक के यात्रा पे चले थे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वह नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दिए थे, शुरुआत कर दिए थे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो जब दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ, अर्थात 12 मार्च 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था, तो दांडी यात्रा से हुआ था। दांडी यात्रा कहां से कहां तक हुआ था, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक के हुए थे। दांडी यात्रा कितने दिन तक के चले थे, तो 24 दिन, और ये 12 मार्च को शुरू हुआ, 24 दिन अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हो जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाते हैं। दांडी यात्रा में कुल कितनी दूरी तक चला गया था, तो 390 किलोमीटर 241 मील। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ प्रारंभ में कितने अनुयायी लोग थे, तो 78 अनुयायी लोग थे। दांडी यात्रा 24 दिनों के बाद अर्थात 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी 78 अनुयायी के साथ में चलना शुरू किए, और 24 दिन के बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वह दांडी पहुंचे, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, लाहौर अधिवेशन 1929। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस रूप में मनाया गया, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर में जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, तो उसी दिन अर्थात 31 दिसंबर की मध्य रात्रि में ही रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और उसी दिन तय किया गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस देश के विभिन्न कोने में मनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूछा जा रहा 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया जाता, तो पूर्ण स्वराज दिवस। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। देखिए, अभी जो हम फर्स्ट प्रश्न बताए थे कि गोलमेज सम्मेलन, तो ये गांधी इरविन समझौता के बाद ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इंग्लैंड गए थे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इस समझौता के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं और वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं जमता है और पुनः वापस आते हैं, तो दूसरे खंड में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया, देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए, 1931 ईस्वी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब शुरू हुआ, तो 1931 में गांधी जी वहां लंदन गए, बात नहीं जमा, 32 में तक आए और 32 में दोबारा शुरू कर दिया गया, और ये चला कब तक, 1934 ईस्वी तक। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान के द्वारा किया गया, जिसे हम सब सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किसको, खान अब्दुल गफार का। खुदाई खिदमत संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफार खां को ही बोला जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश कानून को शांतिपूर्ण उल्लंघन कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। मतलब 1929 ईस्वी में ही जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, उसी को टारगेट को पूरा करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था, सबको पता होगा, सब बता सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता। देखिए 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन में विवाद होता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। उस मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जबकि जीत जाते हैं चुनाव, फिर भी वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आ जाइए 1938 ईस्वी हरिपुरा में 1938 के अध्यक्षता की बात अगर करें कि कांग्रेस के 1938 ईस्वी में अध्यक्ष कौन बना, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कांग्रेस की बैठक कहां हुई थी, हरिपुरा में। 1939 ईस्वी में चुनाव हुआ, लेकिन त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव जीत भी गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वह इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। 1943 की बात कही जाए, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में करते हैं और 1943 में ही नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किनका नारा था,
सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1835 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया गया था? बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, पंजाब में। कहां पे 1935 के अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया गया? तो इसका आंसर पंजाब होना चाहिए। और कहां कहां पर किया गया था? तो 7 जगह पर किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ और कांग्रेस ने कई प्रांतों में इसका बहुमत मिला था। जैसे 7 प्रांत थे, कहां कहां? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश और मुंबई। बाद में पश्चिमी सीमांत में भी होता है, लेकिन पंजाब में इनकी पार्टी नहीं बन पाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में नहीं हुआ था। चलिए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। देख लीजिए, वंदे मातरम गीत किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। यह गीत कहां गाया गया? आनंद मठ में। कब गाया गया? 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसलिए ये वंदे मातरम का संबंध सन्यासी विद्रोह से। वंदे मातरम का संबंध सन्यासी विद्रोह से। कब? 1882 ईस्वी में। कौन मठ? आनंद मठ। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा? रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आइए अगले प्रश्न। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। कब कहा? कि 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से प्रसारित अपने संदेश में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यहाँ कुछ उपनाम है, जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस, चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक से नाम के बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल का शेर बिपिन चंद्र पाल, भारत के वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक महादेव गोविंद रनाडे, भारतीय नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, दया सागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खां, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू और गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाने जाते हैं। ये उपनाम हम पार्ट 1 में भी कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 में भी कंप्लीट किए थे। इसका आंसर बताइए 37 नंबर। कुक्का आंदोलन कहां से संबंधित है? पंजाब है, मालाबार है, बंगाल है या बिहार है? फटाक से आंसर इसका बताइए। देखिए, कुक्का आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुआ। कुक्का आंदोलन की शुरुआत कब? पंजाब से हुआ। देखो यहां क्या कह रहा, कुक्का आंदोलन का संबंध पंजाब से है। इसकी शुरुआत बाबा राम सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय भौनी साहिब लुधियाना पंजाब में था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार, स्वदेशी प्रचार और अंग्रेजी शासन का विरोध। इसलिए कुक्का आंदोलन पंजाब। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का बदलकर नाम क्या रखा गया? हरिजन रखा गया था। ये देखो पत्रिका महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी 1933 ईस्वी में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करता है। गुजराती संस्करण में इसका नाम क्या था? हरिजन बंधु था। बाद में इस हरिजन बंधु का नाम बदल करके हरिजन कर दिया गया। महात्मा गांधी के कुछ पत्रिके हैं जो कौन कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, जैसे यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में, नवजीवन गुजराती भाषा में, हरिजन पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में। इस प्रकार ये महात्मा गांधी के पत्रिके थे। यहां आ जाइए, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन 1917, पीछे ही हम रिपीट कर चुके हैं। महात्मा गांधी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। असहयोगी आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह बुलाए कौन थे? राजकुमार शुक्ला। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ला। यहां रिपीट कर लो, ज्यादा नहीं, 5 है। 1917 में चंपारण,
1918 में खेड़ा, 1918 में ही अहमदाबाद आंदोलन, 1920 में असहयोगी आंदोलन की शुरुआत, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन थे। इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सबको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ही थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए जाते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति प्रथम नाथ मित्र गदर पार्टी लाला हरदयाल। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है 1916 ईस्वी में। ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। और हम पहले ही क्लास शुरू करने से पहले बोले थे कि इसको 40 मिनट के अंदर में समाप्त कर लेना है। मात्र कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। इस 20 प्रश्न में कितने सारे प्रश्न को रिपीट किए ये आपने देखा है। इसी प्रकार लगातार सीरीज हमारा चलते रहेगा। देखते हैं कि आधुनिक इतिहास के कितने प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं और उससे संबंधित कितना सारा प्रश्न हमको याद रखना होगा। और जब सब प्रश्न का एक मैराथन क्लास में लगाएंगे ना तो तहलका उस दिन मचेगा। तो ऐसा देख रहे हैं कि लगातार आप सब लोग एक छोटे से परिवार में जुड़े हुए हैं। तो काफी अच्छा लगता है जब हमें ऐसा सोच करके कि चलिए हमारे वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मतलब अगर रिपीट हो जा रहा है प्रश्न तो अच्छा लगता है और इसीलिए लगातार क्लास हम लेकर के आते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।